इस्लामिक इकोनॉमिक्स के दूसरे एपिसोड में आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका ग्रोथ मॉडल क्या है। फर्स्ट एपिसोड में हम ऑलरेडी इस बात पर डिस्कस कर चुके हैं कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स दो एस्पेक्ट्स को मिलाकर बनती है, एक ग्रोथ विद जस्टिस और दूसरा ग्रोथ से जो असेट क्रिएट हुए उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। आज के एपिसोड में हम ग्रोथ विद जस्टिस के क्या एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इस्लामिक इकोनॉमिक्स के ग्रोथ मॉडल को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ह्यूमन कैपिटल, सेकंड फाइनेंशियल कैपिटल और थर्ड ट्रांजैक्शंस, मींस मॉडल एट द लेवल ऑफ ट्रांजैक्शंस। मैंने इसको मॉडल का नाम इसलिए दे दिया है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि नेसेसरी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं, और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तभी हम इस्लामिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पूरा कर पाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स के ग्रोथ मॉडल के ये बेसिक्स हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ें कन्वेंशनल मॉडल में या आज हम जिस इकोनॉमी या जिस फाइनेंस को फॉलो करते हैं अपने अलग अलग कंट्रीज़ में उसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें उन मॉडल्स में भी हैं, लेकिन लेवल ऑफ एम्फेसिस अलग अलग है। अब हम जब एक से एक करके एक एक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है, हम अभी क्या करते हैं और इस्लामिक इकोनॉमिक्स हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है। तो एक ह्यूमन कैपिटल को ले लें। ह्यूमन कैपिटल हमें पता है कि किसी भी ग्रोथ के लिए, किसी भी इकोनॉमी को बढ़ने के लिए, किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन उस ह्यूमन कैपिटल को कैसे इम्प्रूव किया जाए, अगर आप ये देखेंगे कि उसकी हम कितनी स्टडी करते हैं तो आप पाएंगे कि उसका रेशियो बहुत कम है। हमारा सारा एम्फेसिस रहता है मॉडर्न फोरकास्टिंग मॉडल्स बनाने का और डिमांड कर्व्स एंड सो मेनी थिंग्स। लेकिन ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव अगर किया जाए तो शायद हमको जो हम स्ट्रिंजेंट मॉडल्स बनाते हैं फाइनेंशियल कैपिटल को मैनेज करने के, उतने स्ट्रिंजेंट मॉडल की शायद हमें ज़रूरत ही ना पड़े। तो ह्यूमन कैपिटल में जो पहली चीज़ हम एम्फेसिस करते हैं वो है ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। हमको कुछ भी ना आता हो, कोई कॉम्पिटेंसी ना हो, सिर्फ अगर कोई इंसान ऑनेस्ट है तो वही एक बड़ा असेट होता है। आप उसको एक ऐसे जॉब में लगा सकते हैं जहां किसी और स्किल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑनेस्टी चाहिए। सो ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्दीनेस एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है जो ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने में लगाई जाती है। दूसरा डिसिप्लिन। ऑनेस्ट तो हैं बट डिसिप्लिन नहीं है। अगर इंटायर सोसाइटी डिसिप्लिन नहीं है तो ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, वो हैपहैज़र्ड होगी, ग्रोथ भी इनडिसिप्लिन्ड होगी। इसलिए डिसिप्लिन का रहना किसी भी इकोनॉमी में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इस्लामिक इकोनॉमिक्स हो या वो कोई और इकोनॉमिक्स हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स में ये एक मेजर फैक्टर है, डिसिप्लिन का होना। तीसरा, फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसको फुलफिल करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले ही वो लीगल बाइंडिंग हो या ना हो, वो रिकॉर्डेड हो या ना हो। फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ह्यूमन कैपिटल के में इनहेरेंट होना चाहिए कि अगर हमने आपसे एक बात भी कही है तो हम उसको पूरा करेंगे। मैंने आपसे पैसे उधार ले लिए कि साहब 50,000 रुपये दे दीजिए और मेरा एक चेक आ रहा है, मैं 2 दिन में आपको क्लियर कर दूंगा, और उसके बाद मैं गायब हो गया। ये एक बड़ा फ्लॉ है और इसको सॉल्व करने के लिए तमाम तरह के लीगल केसेस होते हैं जब हम कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करते। तो अगर फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एजुकेटिव लेवल पर एजुकेट करके लोगों को उसमें रोबस्ट बनाया जाए, सख्त बनाया जाए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फुलफिल करना हमारी पहली जिम्मेदारी है विद ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन, तो बहुत सारे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर और वेस्टेज ऑफ टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड स्किल बिल्डिंग। एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, और उसकी स्किल का होना, क्योंकि एजुकेट होना एक अलग पार्ट है, किसी काम में स्किलफुल होना एक अलग पार्ट है। तो अगर हम एक अच्छी इकोनॉमी को बिल्ड करना चाहते हैं तो हमें ऐसे रिसोर्सेज चाहिए होंगे जो एजुकेटेड भी हों और जो स्किलफुल भी हों।
अब जो एजुकेटेड स्किलफुल नहीं है या जिनमें एजुकेशन उतनी नहीं है, उनका हम अलग तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मगर वो शायद हमारी इंटायर इकोनॉमी को बिल्ड करने में उतना कंट्रीब्यूट ना कर सके। तो ये एक ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करने वाली बात हो गई। ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट्स हमारी नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड्स में, कन्वेंशनल बिजनेस मैनेजमेंट में, फाइनेंस में और इकोनॉमी में नहीं है, ये हैं। हमको एथिक्स भी पढ़ाई जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखिए तो उसका एम्फेसिस बहुत कम होता है। ज़्यादातर एम्फेसिस होता है कि किस तरह से फाइनेंसेस को मैनेज किया जाए और फाइनेंस को बढ़ाया जाए। लेकिन इस्लामिक इकोनॉमिक्स में अगर हम ह्यूमन कैपिटल को सेक्रीफाइस कर रहे हैं फाइनेंस को बढ़ाने के लिए, तो वो भी अप्रोप्रिएट नहीं समझा जाएगा। सेकेंड पार्ट पर जब हम आते हैं फाइनेंशियल कैपिटल पर, तो इसका पहला पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल कैपिटल जो बिल्ड होगी वो सिर्फ प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन के थ्रू ही होगी। इसका मतलब अगर हमने कुछ ऐसा काम किया है जिससे कहीं कुछ फ़ायदा हो रहा है, पूरी इकोनॉमी को, सोसाइटी को, लोगों को फ़ायदा हो पहुंच रहा है, तो ही उस एफर्ट को माना जाएगा। फाइनेंशियल कैपिटल की बिल्डिंग तभी एक्सेप्ट की जाएगी। मैं कहीं से पैसा कमा के आ गया और मैंने इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, तो इस तरह की फाइनेंशियल बिल्डिंग को इस्लामिक इकोनॉमिक्स में प्रोहिबिट किया जाएगा। मैं और आप बैठ गए, दोनों के पास 100-100 रुपए हैं, मैंने आपको दे दिया, आपने मुझे दे दिए, कुछ काम नहीं किया, कोई प्रोडक्शन नहीं किया, कहीं कुछ बिल्ड नहीं किया, कहीं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो इस तरह की फाइनेंशियल कैपिटल की बिल्डिंग अप्रूव नहीं की जाएगी। सेकंड इज सर्कुलेशन ऑफ मनी। पैसा जो कोई कुछ हमारे सिस्टम में होता है, उसका तेज सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है। वो एक जगह पर जम नहीं जाना चाहिए। होल्डिंग इज नॉट अलाउड। हम पैसे को होल्ड करके नहीं रख सकते। ऑफ कोर्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस टू अ लिमिटेड एक्सटेंट उसको किया जा सकता है, लेकिन नॉट टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट। किसी मार्केट की पोजीशन का फ़ायदा उठाने के लिए हम अनाज को होल्ड करके रख लें या सामान की सप्लाई को रोक लें कि आगे हमको प्राइस ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। जो असेट्स हैं वो फ्लूइड रहने चाहिए, एक से दूसरे के पास ट्रांसफ़र होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम सर्टेन फिक्स्ड असेट्स। खास करके करेंसी, पैसा, उसका मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। वो हमें अपने घर में जमा करके रखना अवॉइड करना चाहिए। तीसरा, फाइनेंशियल कैपिटल जो बिल्ट होगा वो एसेट बैक्ड होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ और फाइनेंशियल कैपिटल बिल्ट हो गया। पहले पॉइंट को ये रिलेट करता है कि जब हम प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन देंगे तभी एसेट बिल्ड होगा और तभी फाइनेंशियल कैपिटल बिल्ड किया जाएगा। अब इन तीनों चीज़ों को करने के लिए, फाइनेंशियल कैपिटल हम बिल्ड करने के लिए हम एसेट को बिल्ड करें, मनी को सर्कुलेट करें और प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन करें, इसके लिए 3 चीज़ों की प्रोहिबिशन की गई है, जिसमें नंबर 1 पर आता है रिबा, इंटरेस्ट। कमोडिटीज़ या पैसों का ऐसा लेन-देन जिसमें एक किसी दूसरे को लेंड कर रहा है ऑन अ कंडीशन कि आप कुछ टाइम के बाद मुझे वो पैसा बढ़ा कर दे दीजिए। तो ये जो बढ़ाकर ले लेते हैं, ये इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर इस्लामिक इकोनॉमिक्स कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स से बिल्कुल अलग है। जहाँ तक कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स में या कन्वेंशनल फाइनेंशियल मेथड्स में ये बिल्कुल अप्रूव्ड मेथड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस्लामिक इकोनॉमिक्स में ये कंप्लीटली अनअप्रूव्ड है, अनएक्सेप्टेड है। सेकेंड पॉइंट है माइसिर, जिसको कहते हैं गैम्बलिंग। गैम्बलिंग भी इस्लामिक इकोनॉमिक्स में कंप्लीटली अप्रूव नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एसेट होना चाहिए और गैम्बलिंग एसेट बेस्ड नहीं होती। गैम्बलिंग में तो हम और आप पैसे लेकर बैठ गए, कुछ ताश के पत्ते लगा दिए या कोई और मेथड लगा लिया और उसके हिसाब से हमारा पैसा आपके पास चला गया या आपका पैसा हमारे पास आ गया। उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही है, सिर्फ एक का लॉस और दूसरे का प्रॉफिट हो रहा है। तो इंटरेस्ट के साथ साथ गैम्बलिंग भी इस्लामिक इकोनॉमिक्स में अलाउड नहीं है, शायद कसिनो वगैरह अलाउड नहीं किए जाएंगे। थर्ड इज गरार। गरार इज एक्सेसिव रिस्क या बहुत अनसर्टेन जगह इन्वेस्टमेंट्स कर देना या ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटी करना जिसके आउटकम का बिल्कुल भी आपको अंदाज़ा ना हो, उसके रिस्क मिटिगेंट ना हो।
रिस्क ऐसा है कि उसके मिटिगेंट ही नहीं है, या रिस्क का पता ही नहीं है कि अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा, या प्रॉब्लम का ही पता नहीं है, क्या लॉस कितना हो सकता है ये भी मालूम नहीं है। इस तरह की एक्टिविटीज़ में जाना भी अलाउड नहीं है, जिससे आपका पैसा, आपकी करेंसी प्रोटेक्टेड रहे। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि आप रिस्क ना लें, रिस्क तो आपको लेना ही है, क्योंकि रिटर्न भी रिस्क के साथ ही मिलेगा। जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक रिटर्न नहीं होगा। ये तो एक कॉन्सेप्ट बेसिक हो ही गया है इन सब के साथ, कि जब तक रिस्क नहीं लिया जाएगा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हाँ, कुछ सर्विसेज में ऐसा है कि वहाँ प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन से आपको रिटर्न मिल जाएगा, जैसे कि सैलरी मिल जाती है, तो ऐसा नहीं कि आप सैलरी नहीं ले सकते, आपको रेंट मिल जाता है, उन चीज़ों में आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, लेकिन आपको रिटर्न मिलता है। बट बिजनेस ट्रांजेक्शन में आपको रिस्क के प्रोपोर्शन में ही रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिस्क के मिटिगेंट्स होने चाहिए, रिस्क मेजर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल अनसर्टेन हमारा इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग हो जाए, इसको कहते हैं गरार। तो ये भी प्रोहिबिटेड है। तो रिबा, माइसिर और गरार, ये तीनों चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया है या डिस्करेज किया गया है। जहाँ तक हो सके इनका इस्तेमाल ना किया जाए हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये इस्लामिक इकोनॉमिक्स कहती है। तो ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो गया, फाइनेंशियल कैपिटल डेवलप हो गया। अब जब इन दोनों में का आप मिक्स कराएंगे, एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल और एक अच्छा फाइनेंशियल कैपिटल का, तो इसका मिक्स थ्रू वेरियस ट्रांजैक्शंस होगा। अब जब ट्रांजैक्शंस आते हैं तो उसमें दो डिक्टेट्स आते हैं हमारे पास। एक, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड किया जाए। हमारी प्रेजेंट मैनेजमेंट में या प्रेजेंट इकोनॉमिक्स में इस चीज़ को हमने चैंपियन किया हुआ है। हमारी रिकॉर्डिंग रोबस्ट है, बहुत अच्छी है, और मुझे नहीं लगता कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स में इससे कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करने को कहा गया है, जो हम अभी रिकॉर्ड करते हैं। हमारा प्रॉपर रिकॉर्डिंग सिस्टम, हमारा प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम अप्रोप्रिएट है, और यही सिस्टम इस्लामिक इकोनॉमिक्स में भी फॉलो किया जाता है। सेकेंड, वेइंग विद जस्टिस। नाउ वेइंग विद जस्टिस मीन्स वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में हो, जिसका वेट हमारे कंट्रोल में हो, जिसको हम मेजर कर सकते हो, और उसको हम जस्टिस के साथ मेजर करें। ऐसा नहीं हो कि हम अपना प्रॉफिट कमाने के लिए किसी दूसरे को नुकसान कर दें। ऐसा नहीं हो कि मार्केट की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए हम इतना एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट ले लें कि वो मेजरमेंट के लेवल्स के स्केल्स को हम छोड़ दें। ये ना हो। अगर किसी चीज़ की वैल्यू से 10,000 रुपये है, तो उसको 10,000 या उसके आसपास ही सेल किया जाए। ऐसा नहीं हो कि मार्केट अपॉर्चुनिटी लेते हुए हमने उस पर एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट करवा लिया, उसको हमने 20,000 की सेल कर दिया, जो नॉर्मल केसेस में 10,000 की मिलती है। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स में नाउ दैट इज़ वेइंग विद जस्टिस। तो ये ट्रांजैक्शन लेवल की चीज़ें भी इस्लामिक इकोनॉमिक्स में फॉलो करनी चाहिए। तो ये एक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन यहाँ पर हर स्टेप पर ये बात इंश्योर की गई है कि जो ग्रोथ की जा रही है उसमें फेयरनेस हो, उसमें जस्टिस हो। तो अगर ये ह्यूमन कैपिटल, ये फाइनेंशियल कैपिटल और ये ट्रांजैक्शन लेवल कंप्लायंसेस हम करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स को फॉलो कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी फॉलो हो रहे हैं। हाँ, उनका लेवल अलग है, खास करके ह्यूमन कैपिटल को लेकर हमें लगता है कि हमारा एम्फेसिस अभी कम है। मैंने अभी कुछ कोट्स नहीं दिए हैं, ना ही कोई कुरान, हदीस या स्कॉलर्स को कोट नहीं किया है, क्योंकि हम अभी बेसिक इंट्रोडक्टरी लेवल्स पर हैं। जब हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स पर आगे डीप में जाएंगे, तब फिर हम कोशिश करेंगे कि हम इसके रेफरेंसेस भी आपको दे सकें, जिससे आप जाकर उन जगहों को देख सकें। आगे आने वाली एपिसोड्स में हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आज हमने बेसिक्स ऑफ ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा जो भी ग्रोथ के मेजर्स हैं, वो जो कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स में है, वो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं अलॉन्ग विद दीज थिंग्स। तभी ग्रोथ विद फेयरनेस होगी। तो ये था हमारा एपिसोड 2। एपिसोड 3 के लिए वेट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है जो मैंने कहा है, तो आप कमेंट में लिखिए, जिससे लोगों को भी उसकी जानकारी हो सके। स्पेसिफिक अगर किसी टॉपिक पर आप डिस्कस करना चाहते हैं अदर देन इस्लामिक इकोनॉमिक्स ऑल्सो, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।